आज हम पढ़ेंगे यूनिट 1 रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स ऑब्जेक्ट की और यूनिट 1 है रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एनर्जी। एनर्जी होती है प्रॉपर्टी एक ऑब्जेक्ट की जिसे हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट एनर्जी को हम ना क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये नेचुरली हमारे पास अवेलेबल है। देयर आर न्यूमरस सोर्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी की हमारे पास बहुत सारी सोर्सेज अवेलेबल हैं। जो सोर्सेज है एनर्जी की वो क्लासिफाइड है स्पेसिफिकली 2 कैटेगरीज में। फर्स्ट है रिन्यूएबल सोर्स एंड सेकंड है नॉन रिन्यूएबल सोर्स। रिन्यूएबल सोर्स एनर्जी की हमारे पास अवेलेबल है बहुत ज़्यादा मात्रा में, are available plentiful in nature and are sustainable. These resources of energy can be naturally replenished and are safe for environment. जो रिन्यूएबल एनर्जी है वो हमारे पास बहुत मात्रा में अवेलेबल है। दूसरी बात, ये जो सोर्सेज हैं ये नेचुरली रिप्लेनिश हो जाती हैं, दोबारा से प्रोड्यूस हो जाती हैं और ये एनवायरनमेंट के लिए सेफ है। ये हमारे जो पॉल्यूटेंट्स हैं जो एनवायरनमेंट को हमारे डिस्ट्रॉय कर रहे हैं और पॉल्यूशन कॉज कर रहे हैं वो सब प्रोड्यूस नहीं करती है। अगर रिन्यूएबल सोर्स के एनर्जी रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के एग्जांपल्स की बात करें तो सोलर एनर्जी एक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। जियोथर्मल एनर्जी इज आल्सो अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। देन विंड एनर्जी इज आल्सो अ सोर्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। बायोमास एनर्जी, हाइड्रो पावर एंड टाइडल एनर्जी। सेकेंड है हमारे पास नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। नॉन रिन्यूएबल जो सोर्स होती है वो हमारे पास जो स्पेसिफिकली अर्थ के नीचे हमारे पास सोर्सेस प्रेजेंट है, नेचुरल रिसोर्सेस प्रेजेंट है, वो सब नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस हैं। ये रिसोर्सेस जिस तरह से हमारा रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स फिर से उत्पन्न हो सकता है उस स्पीड से उत्पन्न नहीं होते हैं। इनको मिलियन ऑफ ईयर्स रखते हैं रिप्रोड्यूस होने के लिए, रिप्लेनिश होने के लिए। अगर एग्जाम्पल्स की बात करें तो मेन एग्जाम्पल्स है नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज के कोल, ऑयल और नेचुरल गैस एंड न्यूक्लियर एनर्जी, हाइड्रोकार्बन गैस लिक्विड्स, पेट्रोलियम, ये सब नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं। ये सारे हमारे पास रिन्यूएबल सोर्सेज के एग्जाम्पल्स हैं। रिन्यूएबल सोर्सेज की अगर बात करें तो इसमें आता है हमारा सन से जो हमें मिल रहा है, जो ऊर्जा मिल रही है वो रिन्यूएबल ऊर्जा है। दूसरा, प्लांट्स भी रिन्यूएबल में आते हैं। तीसरा, विंड, हवा जो चल रही है वो उससे अगर हम कुछ उत्पन्न कर पा रहे हैं तो वो रिन्यूएबल में आता है। देन जियोथर्मल, जो भी हमें अर्थ के अंदर से मिल रहा है उसकी हीटनेस की वजह से, जो अर्थ में अंदर टेम्परेचर है और हाई प्रेशर है उसकी वजह से जो ऊर्जा मिल पा रही है वो भी रिन्यूएबल है। देन उसके बाद हाइड्रो पावर एनर्जी इज ऑल्सो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। अगर नॉन रिन्यूएबल की बात करें तो नॉन रिन्यूएबल में हमें मिलते हैं कोल, पेट्रोलियम, फॉसिल फ्यूल, नेचुरल गैस, ये सब हमारे नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के पार्ट हैं। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे डिफरेंस, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें अगर तो रिन्यूएबल एनर्जी होती है वो रिसोर्सेज आती है इसमें जिनको हम दोबारा से रिन्यू कर सकते हैं, मतलब कंज्यूम करने के बाद हमारे पे फिर से वो अवेलेबल हो जाएंगे। लेकिन नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज अगर एक बार कंज्यूम हो गई तो वो हम फिर से रिन्यू उनको नहीं कर सकते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी जो होती है वो हमारा जो एनवायरमेंट है उसको हार्म नहीं करती है। मतलब जो भी पॉल्यूटेंट्स हैं जो एनवायरमेंट में पॉल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं वो अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी का यूज़ करेंगे तो वो उससे नहीं प्रोड्यूस होते हैं। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी का यूज़ करने से हमारा एनवायरमेंटल पॉल्यूशन स्प्रेड होता है। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज आर इनएग्जॉस्टेबल और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज एग्जॉस्टेबल होती हैं। जो रिन्यूएबल सोर्सेज हैं वो अफेक्टेड नहीं होती हैं ह्यूमन की किसी भी एक्टिविटीज से। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी अफेक्टेड होती है ह्यूमन एक्टिविटीज से। रिन्यूएबल एनर्जी के अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो इसके एग्जांपल्स होते हैं एयर, वाटर और सोलर एनर्जी। ये सब हमारे रिन्यूएबल सोर्सेज के एग्जांपल्स हैं। नॉन रिन्यूएबल की अगर बात करें तो इसके एग्जांपल्स होते हैं हमारे नेचुरल गैस, कोल और न्यूक्लियर एनर्जी। मोस्ट कॉमन
रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज होते हैं हमारे पास। सोलर एनर्जी जो हमारे पास एविडेंटली अवेलेबल है, बहुत भारी मात्रा में अवेलेबल है और उसका हम यूज भी करते हैं। विंड, जो विंड से हमें एनर्जी मिलती है वो रिन्यूएबल एनर्जी है। नेक्स्ट जियोथर्मल एनर्जी, टाइडल एनर्जी, वेव के थ्रू जो भी हमें ऊर्जा मिल रही है वो भी रिन्यूएबल एनर्जी है। हाइड्रोजन क्लीन फ्यूल होता है। बायोमास के थ्रू जो भी मिल रही है वो भी रिन्यूएबल एनर्जी है हमारी। सबसे पहले इसमें हम पढ़ेंगे सोलर एनर्जी के बारे में। सोलर एनर्जी हमें सन, डेली हमें सन दिखता है, डेली सन निकलता है। सन एक नेचर रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है। सन से जो लाइट निकल रही है और जो हीट निकल रही है उसको हम हार्नेस करते हैं और अलग किसी और फॉर्म में एनर्जी के कन्वर्ट करते हैं। सोलर एनर्जी के भी अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज हैं। जो सोलर एनर्जी है हमारी वो क्लीन होती है, साफ होती है। ये क्लीनेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी है। क्लीन क्यों है? क्योंकि इससे कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन नहीं होता है। कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन नहीं होता इसलिए क्लीन है। कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन हमारे लिए क्यों हार्मफुल है? क्योंकि इसी की वजह से, इसी के बढ़ने की वजह से हमारी ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। हमारा जो अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है विद टाइम, विद ईयर्स, तो वो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड और जो बाकी पॉल्यूटेंट्स हैं उनकी वजह से इंक्रीज हो रहा है। ये रिन्यूएबल एनर्जी है। रिन्यूएबल मतलब बहुत ज्यादा भारी मात्रा में अर्थ पे हमारा सनलाइट और सन की हीट अवेलेबल है। रिलायबल है, इस एनर्जी को हम बैटरीज में स्टोर कर सकते हैं। तो सो देयर इज नो अनरिलायबिलिटी। नेक्स्ट, कॉस्ट में कम पड़ती है हमको। गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोवाइड करती है अगर हम सोलर पैनल्स लगाते हैं, तो इसलिए कॉस्ट हमारी रिड्यूस हो जाती है। नेक्स्ट, फ्री एनर्जी है क्योंकि इसको हम इजिली ट्रैप कर सकते हैं और हमारे पास इजिली अवेलेबल है डेली। डिसएडवांटेज की अगर हम बात करें तो प्रोडक्शन इसका विंटर्स है, क्लाउडी डेज है, तो सन हमारा निकलेगा नहीं, उस टाइम पे इनका प्रोडक्शन हमारा रिड्यूस हो जाता है। दूसरा, जो इंस्टॉलेशन है और इनिशियल कॉस्ट है इनकी, वो ज़्यादा होती है, एक्सपेंसिव होती है। हालांकि गवर्नमेंट सब्सिडीज प्रोवाइड करती है बट फिर भी इनकी इनिशियल कॉस्ट ज़्यादा होती है जिसकी वजह से लोग लगा नहीं पाते हैं। स्पेस का कंजम्पशन इसमें ज़्यादा होता है। नेक्स्ट, अगर हम एनर्जी की बात करेंगे तो वो है हमारा बायोमास एनर्जी। बायोमास क्या होता है? बायोमास वो फ्यूल है जो कि हमें ऑर्गेनिक वेस्ट से मिलता है। ऑर्गेनिक वेस्ट मतलब जैसे कि प्लांट वेस्ट है, एनिमल वेस्ट है, फॉरेस्ट वेस्ट है, म्यूनिसिपल वेस्ट है, इन सब वेस्ट के थ्रू जो भी हमें फ्यूल मिल रहा है वो बायोमास फ्यूल। बायोमास सोर्सेज ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन, जैसे लकड़ी है, जैसे वुड और वुड प्रोसेसिंग रेजिड्यू, जैसे कि वुड चिप्स है, जो भी लकड़ी के बचे हुए, जैसे हमने कोई भी फर्नीचर बनाया उसके बचे हुए जो भी शेष होंगे उनसे जो हमें मिल रहा है वो बायोमास फ्यूल मिल होता है। दूसरी चीज, जैसे हमारे किचन में हमारा रिमेनिंग वेस्ट रहता है डेली का, सब्जियां जो हम छीलते हैं उसके थ्रू जो हमें मिल रहा है वो भी बायोमास फ्यूल होता है। Biogenic material within municipal solid waste involving paper product, cotton, wool item and waste from food, yard and wood serving as potential biomass resource. उसके बाद जो एनिमल का मेन्योर होता है उसके थ्रू भी जो हमें मिलता है, जिससे कि हम एनिमल के मेन्योर के थ्रू हम बायोगैस प्लांट लगाते हैं, जिससे हमें उससे हमें फ्यूल मिलता है और वो फ्यूल जो होता है वो हमारा बायोमास एनर्जी के अंदर आता है। नेक्स्ट है हमारा विंड एनर्जी। विंड एनर्जी, हवा चलती है तो इस हवा के थ्रू हम एनर्जी उत्पन्न कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? इसके लिए हम टरबाइंस लगाते हैं। वो टरबाइंस हवा के घूमने से घूमती है और उससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, वो इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट होती है और हम इसी तरह हवा को प्रॉपरली यूज करके की ऊर्जा का उत्पादन कर सकते हैं। विंड एनर्जी इज इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम नेचुरली फ्लोइंग एयर इन द अर्थ एटमॉस्फेयर एज अ रिन्यूएबल एनर्जी डेट वॉन्ट डिप्लीटेड थ्रू यूज। अब हवा तो चलती ही रहती है, खत्म नहीं होती, तो हम हवा का कितना भी यूज कर लें
ये यूज से डिप्लीट नहीं होगी, खत्म नहीं होगी। दूसरा, इसका जो इम्पैक्ट रहता है एनवायरमेंट पे और क्लाइमेट पे वो बहुत कम रहता है, सिग्निफिकेंटली स्मॉलर होता है, जो कि हम फॉसिल फ्यूल्स बर्न करते हैं उसके कंपैरिजन में। नेक्स्ट आता है हमारा जियोथर्मल एनर्जी। जियो मीन्स अर्थ, थर्मल मीन्स हीट। हीट हीट कैसे उत्पन्न होगी? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो अर्थ अर्थ के अंदर टेम्परेचर या प्रेशर बढ़ने की वजह से जो भी हमें ऊर्जा मिल रही है वो हमारी जियोथर्मल एनर्जी होती है। Geothermal energy is the thermal energy generated and stored inside the earth crust. Earth center remains at the same temperature as the earth sun, which is nearly constant due to continuous process of nuclear fusion. अब अर्थ के नीचे भी हमारा न्यूक्लियर फ्यूजन का प्रोसेस चलता रहता है। अर्थ में डिफरेंट लेयर्स होती हैं, तो अर्थ का जो टेम्परेचर है होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो हाई टेम्परेचर और प्रेशर होने की वजह से कुछ जो रॉक्स होते हैं वो मेल्ट हो जाते हैं, और उनके मेल्ट होने की वजह से जो अर्थ में क्रस्ट मेटल को 3 लेयर होती है, तो मेटल मेरा अपवर्ड ऊपर की साइड मूव कर जाता है। ये these molten rocks formed in the earth crust are pushed upwards. जो ये मोल्टन रॉक्स है, क्योंकि मेंटल ऊपर मूव करेगा तो जो मोल्टन रॉक्स है वो भी ऊपर की साइड मूव करने लगते हैं और एक ये रीजन क्रिएट कर लेते हैं जिसको हॉटस्पॉट कहते हैं। अब जब इस हॉटस्पॉट के अंडर नीचे पानी भी है, तो इस हॉटस्पॉट के कांटेक्ट में जब वो पानी आता है तो उसकी वजह से एक स्टीम जनरेट होने लगती है, और जिससे कि हमें एक जियोथर्मल एनर्जी मिल जाती है। नेक्स्ट है हमारा टाइडल एनर्जी। टाइडल एनर्जी कैसे उत्पन्न होती है? हमारी एनर्जी जो कि जो टाइड्स है, हमारी टाइड्स, उनके राइज और फॉल से हमें मिलती है, वो हमारी टाइडल एनर्जी होती है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो सी होती है, समुद्र होता है, समुद्र के ओपनिंग पे डैम्स या बैरेजेस का कंस्ट्रक्शन कर देते हैं। तो वाटर जब उन डैम्स में जाता है, जब से सी लेवल बढ़ता है तो वाटर उन डैम्स में जाएगा, जिसकी वजह से जो टरबाइन्स हैं उनके ब्लेड मूव करेंगे, विच आर अटैच टू द ओपनिंग ऑफ डैम। टरबाइन के ब्लेड्स मूव करेंगे और जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी हमारी प्रोड्यूस हो जाएगी। लेकिन इसके भी अपनी कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज हैं। तो अगर एडवांटेज की बात करें टाइडल एनर्जी के, तो टाइडल एनर्जी हमारी एनवायरमेंट फ्रेंडली है, क्योंकि कोई पॉल्यूटेंट इसमें से इसको उत्पन्न करने में, इसका यूज करने में पॉल्यूटेंट नहीं निकल रहा है, तो ये एनवायरमेंट फ्रेंडली है। दूसरा, हाई एनर्जी डेंसिटी होती है इसकी। कॉस्ट जो होती है इसको ऑपरेट करने की और मेंटेन करने की कम होती है, और इनएग्जॉस्टिबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। अगर डिसएडवांटेज की बात करें, तो जो हाई हाई टाइडल पावर प्लांट कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कम होती है, ऑपरेशनल और मेंटेनेंस कॉस्ट कम होती है, इसलिए एडवांटेज उसमें आया। और डिसएडवांटेज में इसका हमें इसको लगाने का जो कॉस्ट होता है वो कम होता है। और जो मेराइन लाइफ है, जो हमारा सी है उसके नीचे हमारा पूरा मेराइन लाइफ है, फिश है और बहुत सारे मेराइन एनिमल्स हैं, वो उनका जो एक्वेटिक एनिमल्स है उन सबका जो लाइफ होता है इससे, इस प्लांट के लगने से अफेक्ट होता है। तीसरा, लोकेशन लिमिट्स। हर लोकेशन पे हम टाइडल पावर प्लांट को नहीं लगा सकते हैं, वो हमें चूज करनी पड़ती है और उसके हिसाब से हम उसको लगाते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो नेक्स्ट है हमारे पास हाइड्रोजन एनर्जी। हाइड्रोजन जो होता है हमारा क्लीन फ्यूल होता है। जब ये इसको हम कंज्यूम करते हैं तो उसके रेजिड्यू के फॉर्म में सिर्फ वाटर निकलता है और कुछ नहीं निकलता है। तो हाइड्रोजन कैन बी प्रोड्यूस फ्रॉम वैरायटी ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्ट। हाइड्रोजन को हम प्रोड्यूस कर सकते हैं बहुत सारे डोमेस्टिक प्रोडक्ट से, जैसे कि नेचुरल गैस है, हमारी नेचुरल गैस से हम हाइड्रोजन बना सकते हैं। Nuclear power, biomass, renewable power like solar and wind. These qualities make it an attractive fuel option for transportation and electricity generation applications. हाइड्रोजन को हम बहुत सारे ऑप्शन से क्रिएट कर सकते हैं, और दूसरा, इसको जब हम यूज करते हैं तो कोई हमारा रेजिड्यू निकलता नहीं है, तो पॉल्यूटेंट कम से कम निकलते हैं और पॉल्यूशन का ये फैक्टर नहीं बनता है एक तरह से। नेक्स्ट है हमारा वेव एनर्जी। वेव वेव समुद्र की लहरें। तो वेव फॉर्म्ड होती हैं जब हवाएं चलती हैं वाटर की सरफेस के ऊपर। तो हम कुछ डिवाइसेस होती है उनको हम लगाते हैं, जिससे कि वेव एनर्जी कैप्चर हो जाती है और कन्वर्ट हो जाती है इनटू इलेक्ट्रिसिटी।